पैदा कहाँ हुए और आपका बचपन कहाँ गुजरा? में मेरी जो पैदाइश है वो गांव में हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश। हाँ, आधुनिक करके एक जगह है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। जी, घर के जो हालात है बहुत ज़्यादा खस्ता थे, यानी हमको खाने के भी मतलब हम दोपहर में चाय और बटर जिसको हम बोलते हैं वो हम खाते थे, और स्कूल से आने के बाद में भी वही हमको चाय या एक बटर जो है मिलता था। तो घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने बचपन से ही जो है कुछ काम करना शुरू किया। जैसा घर में वो माल बनाते थे, मावा बेचते थे, पान बेचते थे, पैर की पट्टी बेचते थे। स्कूल में जाता था, उसके बाद में आने के बाद में ये काम करता था। समय फाउंडेशन करके एक एनजीओ मेरी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुंबई डेवलपमेंट फाउंडेशन उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। अलायंस फॉर जस्टिस एंड पीस करके नेशनल लेवल पे है, जो 17 स्टेट के जिम्मेदारों को बुला के रखा हुआ है। इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पीवी सावंत साहब थे, और कोलसे पाटिल साहब थे, और जो दूसरे हमारे जिम्मेदार है तीस्ता सतरवाल है, वामन मेश्राम है, तो मौलाना सज्जाद नौमानी साहब है। तो उसी का मैं एक नेशनल सेक्रेटरी का एक पार्ट हूँ। मैंने आपको सारे एनजीओज के बारे में बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है मैंने एक ही पार्टी से अभी कनेक्ट किया था, वो थी SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि इंसाफ पसंद पार्टी है और हक के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, खासकर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर कौम के लिए, जो मजलूम है, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का हो, तो मजलूम के लिए लड़ाई। शायद इलेक्शन भी ले रहे थे एमएलए का, उसका क्या अनुभव रहा आपको, कैसा रहा? इलेक्शन कोई मकसद नहीं था, मैं तो कई बचपन से लेकर अभी तक सोशल एक्टिविटीज करते आया हूँ। काफी बड़ा जंगल है और इससे रास्ता निकल जाएगा तो पब्लिक किसी भी चीज से 10 से 15 मिनट में अंधेरी पहुंच जाएगा। सिर्फ एक नंबर से महाड़ा या अंबुजवाड़ी जाने के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि क्या बताएं, और इतना ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा। हमने बोला कि अगर यहाँ 8 नंबर से जो रोड जाके पीछे डीपी प्लांट माइंड स्पेस से गोरेगांव, तो डायरेक्ट आदमी गोरेगांव निकलेगा, जिसको गोरेगांव, अंधेरी, जोगेश्वरी जाना है, फौरन वहाँ 10-15 मिनट में यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो दूसरी शादी की जो हर मर्द की हसरत ख्वाहिश रहती है, आपका क्या है वो? अभी तो माशाल्लाह अच्छे खासे दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात अंदर दबी ही रह जाती क्योंकि बोल ही नहीं पाते। और बोलेंगे तो फिर वो पहली वाली का भी मसला हो जाएगा। तो करूँगा जरूर मैं उसकी शादी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मेजर साहब, और आप लोग देख रहे हैं मेजर लवटेल। आज हम बात करेंगे मिस्टर अमजद शेख से, जो समय फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है और ये मलाड वेस्ट में है। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया। तो आपसे सवाल जो भी है बताइए, जो भी रहेगा हमारे दर्शकों को। तो आप सबसे पहले अपने और अपने फैमिली के बारे में बताइए। आप पैदा कहाँ हुए और आपका बचपन कहाँ गुजरा? मुंबई से हैं कि और कहीं बाहर से हैं? असल में मेरी जो पैदाइश है वो गांव में हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश। हाँ, आधुनिक करके एक जगह है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर है। लेकिन पिछले हम लोग 45 साल से 44 साल से मालूनी में ही है। मालूनी में? मेरा जो बचपना है पूरा मालूनी के अंदर गया है, यानी स्कूल जो भी है, पढ़ाई जो मेरी हुई है सारी गेट नंबर 7 जो मालूनी के अंदर, हम वहाँ रहते थे, और वहाँ से ही हमारी पढ़ाई म्यूनसिपल स्कूल है जो सेकेंडरी स्कूल, उसी के अंदर 1st से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक मैं वहीं से पढ़ा हूँ। जी। और उसके बाद में जो है मैं 8, 9, 10 जो है सेंट पॉल हाई स्कूल जो है वहाँ से पढ़ाई की। और आपका कॉलेज वगैरह? कॉलेज तो मेरे जैसे MH साबु सिद्दीक बाइकल्ला में है, इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियर किए हैं? जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से किया है। और आप बीच में मतलब पढ़ाई के दौरान जब आप कॉलेज में गए तो ट्यूशन भी पढ़ाते थे, फिर आपका कोई एनजीओ था SIO करके, आप उसमें भी एक्टिव थे, तो उनके बारे में बताइए। उस टाइम पे कैसा था, से 20-22 साल पहले? असल में मैं आपको बताऊं कि हमारी जो हालात थी, घर के जो हालात है बहुत ज़्यादा खस्ता थे, यानी हमको खाने के भी मतलब हम दोपहर में चाय और बटर जिसको हम बोलते हैं वो हम खाते थे, और स्कूल से आने के बाद में भी वही हमको चाय या एक बटर जो है मिलता था। तो घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने बचपन से ही जो है कुछ काम करना शुरू किया। जैसा घर में वो माल बनाते थे, मावा बेचते थे, पान बेचते थे, पैर की पट्टी बेचते थे। स्कूल में जाता था, उसके बाद में आने के बाद में ये काम करता था। तो इससे मतलब आने के बाद ये सब काम करते थे?
स्कूल से आने के बाद मैं ये काम करता था। उसके बाद जब मैं 7th स्टैंडर्ड क्रॉस किया तो उसके बाद मैंने घर में ट्यूशंस लेना चालू किया। घर पे ही लेते थे आप? हाँ, मेरे घर पे ट्यूशंस पढ़ाना चालू किया और उसके बाद 10th तक के जो है मैंने ट्यूशंस पढ़ाए। उसके बाद मैंने 10th के बाद क्लासेस चालू की अपनी खुद की MI क्लासेस होती थी, वहाँ पर ही अपने 7 नंबर पे ही क्लासेस उस चालू टाइम पे कितने बच्चे कम पढ़ते थे आपके पास? 70-80 बच्चे थे। 70-80 बच्चे? जी जी, माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। अभी के टाइम पे बहुत कम टीचर है जिनके पास जो ट्यूशन पढ़ाते हैं और ऐसे करते हैं, उनके पास 70-80 बच्चे हो। मुझे तो नहीं लग रहा, मतलब होगा जो बड़े लेवल पे हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं है। लेकिन अमजद भाई सोचिए 70-80 बच्चे जब इनके पास पढ़ रहे थे उस टाइम पे, आज से तकरीबन 20 साल ज्यादा हो गए होंगे, कम से कम 25 साल मान के चलिए आप। और आगे कुछ आप बताइए, फिर आपका इंजीनियरिंग पे कैसा है? आप घर वाले कैसे, मतलब पेरेंट्स कैसे इंजीनियरिंग कराए फिर इतने खराब हालत थी? तो असल में आज ऊपर वाले के फजल करम से जो कुछ भी हूँ, ये हमारी माँ बाप की दुआ और माँ बाप की मेहनत की वजह से ही हूँ। उनके बिना कोई होता है ना, मेरे अंदर कोई भी ये नहीं था, वरना मैं कोई गैरेज में या कहीं और काम करता था। मैं घर के हालात की वजह से पढ़ाई छोड़ना चाह रहा था कि 10वीं पढ़ के मैं छोड़ दूंगा। मेरी अम्मी को मैंने कहा कि मैं घर का काम करूँगा, कुछ होटल में काम करूँगा ताकि कुछ पैसे घर पे ला सकूँ। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, आज अगर तूने ये काम छोड़ दिया और 2000 रुपये महीने पगार लेकर आया तो भी कुछ होने वाला नहीं है। उससे क्या होगा, वक्ती हालात तो सुधर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे अम्मी ने बहुत जोर दिया कि नहीं है, तुमको आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। तो इस हिसाब से हमने क्या किया है कि उसके हिसाब से हमने इंजीनियरिंग की। मेरे छोटा भाई ने ग्रेजुएशन किया, बहनों ने भी, दोनों ने ग्रेजुएशन किए। सारे कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई 2 बहनें हैं और सभी लोगों ने माशाल्लाह। सबसे बड़ा हूँ मैं, सबसे बड़ा आप हैं। तो आपको तो चल गए, फिर उसके बाद जो आपसे छोटे थे भाई बहन, उनको तो और ज्यादा दिक्कतें आई होंगी। फिर कमाने वाले घर पे एक ही थे और आप बड़े थे, तो उनको भी पढ़ाई में जी दिक्कतें आई। पेरेंट्स ने कैसे मैनेज करे? दिक्कतें आई है। हम लोग कैसा था कि जैसे मैंने कहा कि ट्यूशंस भी पढ़ाते थे और हमारी अम्मी ने भी मेहनत की हमारे लिए जो करना था, और क्लासेस भी लेते थे। छोटा भाई भी पढ़ाता था, बहन भी पढ़ाती थी। ऐसा नहीं है, सारे के सारे लोग हम लोग मेहनत करते थे। अलग अलग सेक्शन होते थे, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग होते थे। उसमें हम लोग सभी लोग पढ़ाते थे। यानी हमारा वहाँ पर पहचान ही ऐसा था कि सर हैं, पढ़ाने वाले हैं, ट्यूशन मोहल्ले के अंदर, उस तरीके से हम लोग काम करते थे। आप लोग को बता दूं, ये 7 नंबर से अंदर जाएंगे ना, हिना होटल है, उनके सामने भाई का क्लासेस चलता था। आज से 25 साल पहले। कम से कम कितने साल चलाया क्लास? हमने कम से कम 8-9 साल चलाया। 8-9 साल चलाए। फिर अब क्लास इतना अच्छा बच्चे पढ़ रहे थे आपके पास, तो फिर आप क्लास बंद करके दूसरे इसमें कैसे आए? असल में कैसा हो गया कि जैसे ये इंजीनियरिंग जैसे मेरी कंप्लीट हो गई। अब इंजीनियरिंग के बाद में तो मुझे तो जॉब करना था ना। मैंने इंजीनियरिंग किया तो कुछ आगे बढ़ने के लिए किया था। अगर फिर से मैं क्लासेस में ही अगर वो वापस से कंटिन्यू करता तो प्रॉब्लम हो जाती। इंजीनियरिंग का मकसद नहीं पूरा होता। तो इसलिए मैंने फिर जॉब देखना शुरू हुआ, और जॉब में भी आसानी नहीं थी। आप अच्छे इंजीनियर, पहला जॉब जो था वो मेरा 700 रुपये का था इंटीरियर। खाली मुझे एक्चुअली शिपिंग में जाना था, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। तो 700 रुपये से मेरी पगार चालू हुई। फर्स्ट जॉब मेरा ATA इंजीनियरिंग का, दुबई बेस्ड कंपनी, जिसमें 2000 रुपये मुझे सैलरी थी। और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस को देख के 3000 रुपये सैलरी कर दी। 700 से 3000 एक महीने? हाँ, 1 महीने। ये कब की बात है लगभग? ये 1998 की बात है। 98 की बात। 97 में मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ। 1 साल मैंने अप्रेंटिसशिप किया और 98 में मैंने जॉब पे लगा। तब से मैंने, और तब से ऊपर वाले की कर्म से मतलब बहुत अच्छे से एक्सेल करता रहा। मैं परचेज मैनेजर रहा, असिस्टेंट मैनेजर रहा, जनरल मैनेजर बना। इवन कंपनी के बहुत अच्छे अच्छे अहदे पे किया मैंने काम, बहुत सारी बड़ी। अभी आप इंजीनियरिंग का जॉब में है कि नहीं? मेरा प्रोफेशन तो इंजीनियरिंग का ही है। अभी फिलहाल मेरी जो खुद की कंपनी है, एक्सेल इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है हम लोग, मैं उसमें मेरा बिजनेस है फिलहाल। ये जो मेट्रो शेड है इधर पे, जो एकता नगर के अंदर, वहाँ पर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से 3 साल काम कर चुका हूँ। वो सक्सेसफुली कमीशन होने के बाद, काम होने के बाद में जो है मैंने अपना कारोबार शुरू किया। अभी क्या कारोबार कर रहे हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, इलेक्ट्रिकल और सिविल का कंस्ट्रक्शन। और अभी बहुत से आप पार्टी में भी एक्टिव थे, कोई पार्टी था? जी। कौन सा पार्टी था? ये मेरा सबसे पहले तो बचपन से जो है 7th स्टैंडर्ड में मैं था, तब से मेरे अंदर सोशल एक्टिविटीज का जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि हम लोग खुद उस दौर से गुजरे थे। तो मैं जब 7th स्टैंडर्ड में म्यूनसिपैलिटी में था, तो मैं 6ठी 5वीं के जो बच्चे किताब पढ़ने के बाद, एग्जाम होने के बाद बच्चे रद्दी में डाल देते थे, चने वाले को दे देते, तो वो मैं उनसे जमा करके
उसका सेट बना के मैं जो जरूरतमंद बच्चे थे उन तक पहुंचाता था। तो माशाल्लाह, तब से जो बहुत 7th अच्छी स्टैंडर्ड बात। से मैं ये काम शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसा बहुत सारे एनजीओ से जुड़ा। सबसे पहले तो जैसे SI होता है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन करके, उसमें करीब करीब 8-9 साल में रहा। और कई बार जिम्मेदारी यहाँ, उसमें क्या होता था आपका, मतलब मैं यहाँ का यूनिट प्रेसिडेंट था। यूनिट? जी जी। तो होने के बाद 2021-2022 के अंदर 1992, हाँ 2002 के अंदर जो है MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका मैं नॉर्थ मुंबई प्रेसिडेंट था। और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमने काम किए, सोशल काम किए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ये बहुत सारी चीज़ें हमने काम किए। उसके बाद और बहुत सारे NGOs, मतलब तब से लेकर अब तक के कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। उसके बाद कोई और ऐसा NGO या? हाँ, ये जैसे मुंबई डेवलपमेंट फाउंडेशन था, हमने कई, हमारी टीम थी, बहुत सारा काम किया हमने यहाँ पर रोड पे, स्कूलों पे, और पानी के मुद्दे के ऊपर काम किया। RMC प्लांट जो इधर आया था उसके ऊपर काम किया। तो बहुत सारे हमने इश्यूज, लोकल इश्यूज को उठा के हमने उसको सक्सेसफुली काम को अंजाम दिया है। समय फाउंडेशन करके एक NGO मेरी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मुंबई डेवलपमेंट फाउंडेशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। अलायंस फॉर जस्टिस एंड पीस करके नेशनल लेवल पे है, जो 17 स्टेट के जिम्मेदारों को बुला के रखा हुआ है। इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज PV सावंत साहब थे, और तुलसी पाटिल साहब थे, और जो दूसरे हमारे जिम्मेदार है तीसरा सतरवाल है, वामन मेश्राम है, तो मौलाना सज्जाद नौमानी साहब है। तो उसी का मैं एक नेशनल सेक्रेटरी का एक पार्ट हूँ, तो जो 8 लोग हैं उसके अंदर मैं एज ए नेशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी में अलायंस फॉर जस्टिस एंड पीस AJP। तो इस तरह से जिम्मेदारी को अदा करते हुए हम लोग आ रहे हैं। आप एक पार्टी और ना SDPI करके, आप जी। उसका क्या है? ये मैंने अभी जो बताया आपको सारे NGOs के बारे में बताया। अभी पॉलिटिकल पार्टी जो है मैंने एक ही पार्टी से अभी कनेक्ट किया था, वो थी SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि इंसाफ पसंद पार्टी है और हक के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, खासकर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर कौम के लिए, जो मजलूम है, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का हो, तो मजलूम के लिए लड़ाई। बहुत न्यूज पे भी आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि आसाम, बिहार में अक्सर बार आते रहते हैं हर साल। उसमें आपको यूट्यूब पे कहीं भी सोशल मीडिया पे सर्च मारेंगे ना SDPI, तो वहाँ के जो लोग हैं, वो पार्टी के लोग हैं, जाति धर्म कुछ भी नहीं देखते। आर्मी और सरकार से पहले वो लोग जाके हेल्प करते हैं, फूड पहुंचाते हैं और मेडिकल वगैरह के सारी चीजें देखते हैं। तो उस पार्टी से भाई भी जुड़े हुए थे। और मुंबई में उसका कैसा काम रहा? मैं पिछले 4 साल पहले जो है पार्टी में एज ए मुंबई प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमने बहुत काम किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सेंटर के डिसीजन की वजह से ये महाराष्ट्र को थोड़ा लो प्रोफाइल किया हुआ था, जिसकी वजह से हमारा काम बंद था। पिछले अभी 6-8 महीने से जो है हम वापस एक्टिव हो गए हैं पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में, और हर जगह पे हमारा काम चल रहा है। अभी तालुका बॉडी सारी बन रही, सब जगह काम अभी आने वाले टाइम में आपको इंशाल्लाह दिखेगा। BMC इलेक्शन के दौरान भी आपको नजर आएगा। अभी आप शायद इलेक्शन भी ले रहे थे MLA का, उसका क्या अनुभव रहा आपको, कैसा रहा, लोगों का कैसा प्यार मिला आपको? देखिए, इतना काम किया। इलेक्शन कोई मकसद नहीं था। मैं तो कई बचपन से लेकर अभी तक सोशल एक्टिविटीज करते आया हूँ। इलेक्शन का ऐसा था कि कुछ हमारे साथी थे जानने वाले, उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर मालवनी में जो है सभी लोग बिक जाते हैं, इलेक्शन में खड़े होने के बाद पैसा लेके बैठ जाते हैं, इस तरीके की बातें हो रही थी। तो हमने कहा कि भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिकते नहीं जी, बहुत। तो वो ऐसे लोग हैं, आपको दिखाई नहीं देते होंगे या लोग सामने नहीं आते होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं खड़े रहता हूँ, आप मुझे खरीद के दिखाइए। तो हमने वो मकसद से हमने खड़ा किया कि 15 दिन की तैयारी में कोई भी MLA का इलेक्शन नहीं लड़ सकता या जीत नहीं सकता। उसके लिए सालों साल मेहनत लगती है, उसकी रणनीति बनती है। हमने तो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमको खरीद के दिखाओ, तो हमने खड़े रहा, हमको कोई खरीद के दिखाया नहीं। बहुत कोशिशें की, बहुत जगह से कोशिशें की कि मेरे जानने वाले सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। बहुत सारे लोग आखिरी दिन तक के कोशिश किया उन्होंने, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। सिर्फ ये बताना था, आज जो लोगों के अंदर भरोसा एक जो कायम कर पाए हैं कि जो कुछ भी हो जाए जो है मैं जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। और कहीं ना कहीं आप जब इलेक्शन में आए MLA के लिए, तो सामने वाले पार्टी के डर था, तभी तो आपको खरीदने के लिए ऑफर आए। जी, क्योंकि उस वक्त क्या था कि हमारी सभा जब होती थी कुछ ऑर्गेनाइज, तो 500-600 लोग हमारी सभा में आते थे, और इतना ज्यादा पेपरों के अंदर और सोशल मीडिया पे भी हमारा काम जाहिर हुआ था कि भाई, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। समाज के बहुत काम करते हैं, लोग देखते हैं, काम देखते हैं, लोग तो काम देख रहे थे। लेकिन मसला ये था कि कुछ इशू की वजह से जो वोट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने वोट हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिले।
वो आपको पता होगा कि जो लास्ट टाइम पे ठाकुर ने कहा था कि भाई मालवनी को जला दूंगा, हाँ। तो वहाँ पर हमने माहौल चेंज किया, तो फिर हमने उसको भी सपोर्ट किया कि कोई गैर यहाँ पर नहीं आना चाहिए जो मालवनी को जलाए या इस तरह से कोई किए। तो उस वक्त फिर हमने असलम भाई को ही जो है ठीक है। अभी हमारे मलाड का असलम शेख, मिस्टर असलम शेख एमएलए हैं, और जो भाई भी इनके साथ लड़े, इनको अब कौन सी पार्टी खरीदे वो चीज तो नहीं खरीदने की कोशिश की, वो तो नहीं बता सकते, लेकिन हम जो भाई को सपोर्ट कर रहे थे पब्लिक, उन चीज से सामने वाली पार्टी को डर जरूर था कि कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी खतरे में ना आ जाए। तो भाई ने बहुत अपना, जो भी लोगों ने जैसा भरोसा जताया था उसी हिसाब से भाई अपने जगह पे खड़े रहे। नहीं जीते वो अलग बात है, लेकिन जो अपना इमेज बनाया पब्लिक के नजरों में वो बहुत बड़ी बात है। और हालांकि दूसरे पार्टी वो कर लिए, वो हिसाब पैसा लेके बैठ गए, हमारे अमजद भाई नहीं बैठे। तो भाई इतना अभी लॉकडाउन में आपका कैसा रहा? आप लोगों ने बहुत घर घर राशन पहुंचाए हैं, तो पैसा जेब से लगाए कि कोई ऐसे पार्टी वगैरह से आए? असल में कैसा है, लॉकडाउन का तो माहौल ऐसा रहा कि मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम सभी एनजीओ ने काम किया। इसमें ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा काम किया, किसी ने काम किया। बहुत सारे लोगों को मैं सराहता हूँ कि जो लोग छोटी एनजीओ, बड़ी एनजीओ, सभी ने मैंने देखा कि एक्टिव थे लॉकडाउन 1 के अंदर जितना भी काम हुआ। उस तरह से हम लोगों ने भी कम से कम 45,000 पैकेट्स पहुंचाए, और कई मतलब मेरे ख्याल से 700-800 घरों को राशनिंग पहुंचाया हम 2 से 3 बार। मैं भी आपको किया था 2-3 घर पे, तो मेरे भी, मैं भी भाई वो अमजद भाई को आप लोग को बता रहा हूँ, उनको बता दें कि 2-3 फैमिली ऐसी थे जो मैंने भाई को नंबर दिया और एरिया वहाँ पे पहुँचाया भाई ने, और एक दो नहीं कम 2-2.5 महीने का राशन पूरा गोली भर के पहुँचाए थे उन लोगों को। तो ये लॉकडाउन में तो हमने बहुत सारे काम किए। इवन हॉस्पिटल्स के भी इश्यूज थे तो उसको भी रिजॉल्व किया। किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा था, वहाँ पर वो किया। बाकायदा हमने एप्रॉन पहन के हर जगह पर, होता है ना जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, अंदर साइड में एकदम खस्ता हाल था, वहाँ पर भी हम लोग पहुँच के काम किए। और आने वाले वक्त में भी हम लोग हमेशा समाज के अंदर हैं, तो एक हमारी जिम्मेदारी होती है कि इसी से पता चलता है कि इंसानियत, वहाँ पर कोई चीज़ देखी नहीं जाती है। और आज जो धीरे धीरे जो माहौल ख़राब होते जा रहा है, इंसानियत को ख़त्म करके धर्म की राजनीति जो होती जा रही है, वो देख के थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है। ये सबके परे होकर हम चाहते हैं कि समाज में हमारे बीच में, मेरे एनजीओ में सारे धर्म के लोग हैं जी, सभी लोग हैं। मतलब ऐसा उसमें कोई ये नहीं है कि भाई खाली एक ही एनजीओ एक ही धर्म के लिए काम कर रही है। हमारी टीम में भी सब लोग हैं और हम लोग सबके लिए भी काम करते हैं। ऐसा ऐसे अभी आसपास में कोई ऐसी, जो अभी आप यहाँ पे रोड की बात कर रहे थे कि माड़ा से, भाई आपको मैं मैप में दिखा दूंगा कि भाई जो रोड बनाने के लिए बात कर रहे थे सरकार से, उसके लिए प्रोटेस्ट भी करे। आपको माड़ा से बहुत दिक्कतें हैं। अगर हम यहाँ से अंधेरी जाएंगे ना, मैक्सिमम बता रहा हूँ, बस पे जाएंगे तो 2 घंटा लग जाता है, ट्रैफिक की वजह से रास्ता सिंगल पड़ गया है पूरा। तो भाई ने, इनके ग्रुप ने, भाई ने सोचे कि यहाँ से एक माड़ा है, यहाँ से जंगल है, काफी बड़ा जंगल है, और इससे रास्ता निकल जाएगा तो पब्लिक किसी भी चीज से 10 से 15 मिनट में अंधेरी पहुंच जाएगा। तो भाई उस चीज के बारे में बताइए, रोड का क्या रहा, कहाँ पहुंचा उसका काम? असल में बीएमसी या जो डिपार्टमेंट होता है प्लानिंग का, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने डीपी प्लान के अंदर ऑलरेडी 3-4 जो है रोड का प्लान पास करके रखा हुआ है। ये पिछले 10-12 साल से ज्यादा ही हो गया। मगर कैसा है कि ये हमारे जो लोकल नेता है या जो भी एमएलए एमपी है, ये इनकी कोशिश होनी चाहिए कि जो प्लान पास है ऑलरेडी उसको काम हो, उस पर मेहनत की जाए, उस पर कोशिश की जाए। लेकिन ये पता नहीं रीजन क्या है, वजह क्या है, मुझे नहीं मालूम कि लोग यहाँ पर सिर्फ एक नंबर से महाड़ा या अम्बुजवाड़ी जाने के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि क्या बताएं, और इतना ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा। हमने बोला कि अगर यहाँ 8 नंबर से जो रोड जाके पीछे डीपी प्लान माइंड स्पेस से गोरेगांव, तो डायरेक्ट आदमी गोरेगांव निकलेगा, जिसको गोरेगांव अंधेरी जोगेश्वरी जाना है फौरन वहाँ 10-15 मिनट में यहाँ से बाहर निकल सकता है। यही अगर नहीं बनता है तो यहाँ से लेकर 1 नंबर जाना होता है, मीट चौकी का पूरा जंक्शन आपको ट्रैफिक मिलता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये जो परेशानी है, ये एक्चुअल परेशानी है लोगों की। इसके लिए कोई एनजीओ आवाज नहीं उठा रहा। इसके लिए हमने क्या किया, जब इनिशिएटिव लेके समय फाउंडेशन ने एक मिशन न्यू रोड करके हमने एक वो किया, और उसमें यूनाइटेड फोरम बना के कई एनजीओ को इनवाइट किया कि भाई आप हमारा साथ दो, हम साथ में मिलकर एनजीओ साथ देने के लिए। बहुत सारे एनआरटी 56 है, होलाइफ ट्रस्ट है, फिर ये समाज सेवा फाउंडेशन है। तो ऐसी कई एनजीओ हैं जिसमें कम से कम तकरीबन 20 से 25 एनजीओ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो लोग ने सब मिलकर हमारे साथ दिया हुआ है और हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं। अब वो हमने सबसे पहला पड़ाव हमने ये किया है कि बीएमसी और जो डिपार्टमेंट में लेटर्स देना था इस रोड को बनने के लिए, हमने वो दिया।
उसके बाद में लोगों की सहमति के लिए हमने सिग्नेचर कैंपेन किए, तकरीबन 18,000 सिग्नेचर हमको मिले हैं। मालवनी से सिर्फ 18,000 सिग्नेचर हमको मिले हैं। हमने 10-15 दिन का कैंपेन किया था, हर जगह पे हमने वो काउंटर्स लगाए, जो साइन किया, हमारे पास फाइल अभी मौजूद है सारे सिग्नेचर्स की, वो डिपार्टमेंट को हम पेश किए। हमने असिस्टेंट कमिश्नर से मिला, सारा मिला। अभी वर्ली में हमने डिपार्टमेंट, जो वर्ली डिपार्टमेंट है ब्रिजेज और रोड्स का, हमने वहाँ पर भी लेटर दिए हैं। और 10 दिन हम रुकने के बाद में 10 से 15 दिन वेट करेंगे। वेट करने के बाद में जो हमारा एक जन आंदोलन शुरू होगा रोड को लेकर, अभी प्रेजेंट यही महीने के अंदर जो रोड बनने के लिए हम कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे उसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे उसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े, या बीएमसी का घेराव करना पड़े, या नेताओं का घेराव करना पड़े, ये हम सब करेंगे। लेकिन ये पब्लिक की जो तकलीफ है इसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अमजद भाई और इनकी टीम और दूसरे भी जो एनजीओ है वो सब मिलकर के आम पब्लिक की जो तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इधर से आप देखेंगे ना, आपको पर जो आसपास अभी मलाड वगैरह में है उनको मालूम ही है कि यहाँ से मालूनी या 1 नंबर या मालूनी चर्च या महाड़ा से जाने में, आपको मलाड जाने में इतनी दिक्कतें होंगी। एक बस अगर आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाएंगे तो एक बार में वो बस नहीं जाती है, इतनी रुक रुक के जाना पड़ता है, बाइक वाले को टाइम लगता है। तो उससे अच्छा अगर इससे ये रास्ता बना देती है हमारी सरकार या जो भी हमारे इस एरिया के एमएलए हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आम पब्लिक के लिए। पब्लिक चाहती क्या है, उनको पैसा नहीं चाहिए, बस उनको जो तकलीफ होती है ना समाज में, वो चीज के लिए आसानी चाहिए, जो हमारे अमजद भाई और दूसरे लोग कर रहे हैं, उनके ग्रुप वाले लोग कर रहे हैं। तो अमजद भाई, आपने एजुकेशन पे बहुत काम किए, जैसे कि आपने पढ़ाई के टाइम पे इतनी तकलीफ देखे, तो उसके बाद बहुत काम किए, मैं खुद हूँ उसमें, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, स्लम एरियाज की प्रॉब्लम यही रहती है कि यहाँ पर एजुकेशन अवेयरनेस की कमी रहती है। और अभी तो पहले थी कमी अवेयरनेस की, लेकिन अभी धीरे धीरे अवेयरनेस भी आ रही है। तो ये जो हमारे माहौल है, जैसे सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, बोलते हैं ना, जहाँ पर अंधेरे को हम ऐसे ही नहीं भगा सकते, उसके लिए चिराग जलाना पड़ेगा। चिराग जो है एजुकेशन है। आप बोलोगे यहाँ पे चरस पी रहे हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, या माहौल खराब हो रहा है, ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। लेकिन उनकी जो पीढ़ी है, उनकी जो नस्ल है, उनको आप एजुकेट नहीं करोगे, उनको पढ़ाओगे नहीं, वो आगे कुछ करेंगे नहीं, तो ये ऐसी चीजों में ही मुलविस होने वाले, इन्वॉल्व होकर रह जाएंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन पे, अभी बीच में हमने बीएमसी स्कूल्स के ऊपर भी जो है ना, पिछले 1-1.5 साल पहले पूरे इंस्पेक्शन किया सारे स्कूलों के। हाँ, हमने देखे, टीचर लोग जो है, हाँ, और टीचर जो है पढ़ा नहीं रहते, 2-2 घंटा होटलों में बैठ रहे थे। फिर हमने इंस्पेक्शन करके सारा चीजें लाइन अप किया, तो 70-80% जो है अच्छा। अंदर के टीचर्स ने कहा कि अभी हमारा थोड़ा सा ठीक चल रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है। उसके ऊपर हमने कम से कम 15 से 20 जगह पे, लोकेशन पे हमने एजुकेशन अवेयरनेस का काम किया, कि माँ बाप को बताया कि इम्पोर्टेंट क्या है एजुकेशन, बच्चों को किस तरह से तरबियत करनी चाहिए। बच्चों को बताया कि माँ बाप तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ उठा के पालते पोसते और पढ़ाते हैं, तो तुमको किस तरह से पढ़ना है, तुमको लापरवाही नहीं करनी है। तो उस तरह से दोनों कैटेगरी को हमने एड्रेस किया था इस टाइम। और आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसे फीस वगैरह के लिए बहुत हेल्प करे अभी। देखिए, हमारे से जितना हो सकता है हम समय फाउंडेशन से भी करते हैं, पर्सनल लेवल पे भी करते हैं, और एक अदारा है मेस्को करके जो माहिम के अंदर है, और भी अदारे हैं, खिदमत ट्रस्ट है, तो हम क्या करते हैं उनको वहाँ पर डाइवर्ट करते हैं। में वो मैक्सिको बहुत हार्ड है, मेस्को जो है, हाँ, तकरीबन हमारे इधर ऑफिस से ही हमने 144 बच्चों का जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरवाना, ये करना, सारा चीज उनको फैसिलिटेट किया है। और भी लोग हैं कई स्कूल में, मेस्को बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, तो हम उनको उनसे टाइप करके या उनको सपोर्ट करके यहाँ से बच्चों को भेजते हैं। आप उसमें आपका छोटा वाला भाई भी शायद काम कर रहे हैं वहाँ? जी, वो तो जॉब करते हैं उसके अंदर, एजुकेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये सब चीज आप इतना कर रहे हैं, फिर जॉब भी कर रहे हैं, आपका घर वाले सबको कैसे सपोर्ट मिल रहा है, खासतौर से आपकी वाइफ क्या कैसे सपोर्ट कर रही है? देखिए, कोई भी अच्छे काम के लिए ना सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी रहता है। उसके बिना आप काम नहीं कर पाते हो, खासकर जो आपको वाइफ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, आज जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो टाइम निकाल रहा हूँ, वो बैलेंस करके करना पड़ रहा है। मुझे फैमिली को भी टाइम देना पड़ रहा है, और समाज को भी टाइम देना पड़ रहा है, और बिजनेस को भी टाइम देना पड़ रहा है, अपने पर्सनल लेवल पे भी टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान है मेरी वाइफ का, कि उन्होंने जो है मुझे सपोर्ट करते हैं हर अच्छे काम के लिए। कभी रोका नहीं कि भाई तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, इतना लेट क्यों आ रहे हो, ये क्या है, ये क्या लगा के रखा है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको मेरा मकसद समझ में आता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, और ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए भलाई का काम है, इसलिए वो कभी मना नहीं करते।
अभी आपके निजी जिंदगी में क्या चल रहा है और आपके बच्चों के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरे 3 बेटे हैं। एक अभी 12th पास किया है, दूसरा अभी 10th स्टैंडर्ड में है, सेंट पॉल के अंदर ही है, सेंट पॉल हाई स्कूल में पढ़ रहा है। तीसरा वाला 3rd स्टैंडर्ड में है लड़का, बेटा, वो भी सेंट पॉल में ही पढ़ाई कर रहा है, जहाँ से मैंने पढ़ के निकला है। तो उसके बाद भी इनकी बच्चों की तो पढ़ाई चल रही है, तो अभी आने वाले टाइम में देखते हैं क्या उनका। अभी से मतलब बच्चे लोगों को कुछ ऐसा अपने फ्यूचर के लिए कुछ बताते हैं कि पापा हमको ऐसा करना है। हाँ, वो जब मुझे देखते हैं सब काम करते हुए कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो उनको भी इंजीनियर बनने का शौक है और उनको भी बिजनेस में आगे बढ़ने का शौक है। बहुत सारी चीजें बात करते हैं। अब जैसे कि हमारे देश में महिलाओं के साथ बहुत ये होते ही रहता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री तो उस पर काम कर रही है, जैसे पैडमैन, टॉयलेट जैसी फिल्में बना रही है, और सरकार से अब क्या कहेंगे कि वो कैसा करना चाहे उस पर काम। खाली बस में सीट दे देने से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल जाता है, और हालांकि हर 2-4 दिन में तो एक ऐसे बड़े लेवल पे केस सामने आ जाता है। अभी झारखंड में रिसेंटली किसी शाहरुख नाम के लड़के ने एक लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश किया, और भी रेप होते रहते हैं। उस मामले में आप बताइए। देखिए, इसमें महिलाओं के लिए जो उसका उनका सम्मान करना है, या जो है, सबसे पहला तो ये अलग थलग नहीं है। इस्लाम ने भी और हमारे संविधान ने भी, दोनों ने बराबरी का हक दिया हुआ है। लेकिन जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसको उतना सीरियस नहीं ले, यानी जो सम्मान उसको मिलना चाहिए खाली पिक्चर बनाने से या बस में सीट दे देने से उनका सम्मान नहीं होता है। ये जो महिलाओं का आज जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनके ऊपर एसिड फेंका जा रहा है, ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, इसका रूट कॉज क्या है, पहली चीज तो समझने की जरूरत है, और उसको रूट कॉज को क्लोज करना है। ये अपराध होते जा रहे हैं, लोगों को सजा नहीं मिल रही है जिस तरह से मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से अपराध जो है आगे और बढ़ते जाते हैं। अभी अगर पहले अपराध में ही अगर आप उसको ऐसी सजा दे दें ताकि दूसरे के लिए वो सबक हो, दूसरा वो अपराध करने से डरे, तब जाके तो कुछ रोकथाम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, जो रेप करता है, अभी मैं आपको केस बता दूं बिल्किस बानो का। जी, उनको गुजरात में जो उनको 11 लोगों ने जो है सामूहिक बलात्कार जिसको बोलते हैं वो किया, उनकी बच्ची की हत्या की और कई लोगों की हत्या की। ऐसे लोगों को कोर्ट बरी कर रहा है और उनके गांव के अंदर जाने के बाद उनको हार पहनाया जा रहा है। तो ये रेपिस्ट लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाया जा रहा है। ये तो इससे आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या रेप थमेगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। ये तो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं छोड़ जाऊंगा तो मेरी स्वागत हो रहा है। नई चीज है। तो हम चाहते हैं कि रेपिस्ट को फांसी होना चाहिए, कोई भी धर्म कोई भी जाति का हो, फौरन उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको एक बार जिसको फांसी हो जाएगी तो दूसरा उसको करने से डर जाएगा। ये कानून को सख्ती लानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज खाली जुमलेबाजी से और महिलाओं का सम्मान करने से, एक दो महिला को हार पहनाने से महिलाओं का प्रॉब्लम्स, महिलाओं की जो अत्याचार है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये रुकने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। और मतलब और कोई आपके पास मतलब जो सजेशन देना चाहेंगे कि महिलाओं को इस तरह से ज्यादा देखिए आज सपोर्ट मिल सकते हैं? और आज है ना, सबसे पहली मैं चीज बताऊं, सिर्फ महिला की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, समाज के अंदर देश की हालात जो आज है बहुत ज्यादा खस्ता हाल है। हमारा जीडीपी एकदम 0 से जो नीचे आ चुका है। एम्प्लॉयमेंट की हालत ऐसी है कि 36 लोगों की समझ लो ऑफिस बॉय की नौकरी निकलती है, तो वहाँ पर 7,000 लोग और 36,000 लोग, हजारों की तादाद में जो एप्लीकेशन चले जाते हैं, लेकिन मिलने वाले रहते हैं कौन से 36 लोग, 30 लोग, 25 लोग रहते हैं, और हजारों की तादाद में एप्लीकेशन भी आती है। और उसमें से बताया जा रहा है कि 40% जो है जिन्होंने बाकायदा हायर स्टडी की है, वैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑफिस बॉय के इसमें, प्यून की नौकरी के लिए ऐसे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा स्थिर अनएम्प्लॉयमेंट का कहाँ पहुंच गया। दूसरा, देश के अंदर जो है धर्म की राजनीति करके एक दूसरे धर्म के आपस में लड़ाने की जो राजनेता कोशिश कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, ये जो अपना जो काला काम कर रहे हैं, ये जो अदानी और अंबानी को बड़ा कर रहे हैं और गरीब को गरीब से और अमीर अमीर होता जा रहा है, और इसमें जो बीच की कड़ी जो है हमारी गवर्नमेंट है।
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से खत्म किया जाए, बेरोजगारी किस तरह से, महंगाई किस तरह से खत्म की जाए, इस पे बात ना करते हुए ये लोग गुमराह कर देते हैं लोगों को, धर्म की बात निकाल के ये सबसे बड़ा एजेंडा जो फैलाते, मुझे लगता है ट्विटर में तो हर 2 दिन में सब चीज के लिए चलते रहता है, धर्म के बारे में चलते रहता है, कहाँ हर जगह पे बात होती है, लेकिन ये बात बहुत कम होती है कि इसको सुधारा कैसे जाए, सही लेवल पे कैसे लिया जाए। ये चीज ना तो मीडिया कर रही है, ना सरकार का काम है, कुछ नहीं, बस आज इस पे जीएसटी लगा दिया, कल उस पे लगा दिया, हर तरह के काम होते हैं। तो वो सब चीज ना तो बच्चों के एजुकेशन के बारे में ध्यान देते नहीं है। मैंने जैसे बताया ना, देश के पूरा हालात खराब है, सिर्फ औरतों के मसला नहीं है, यहाँ पर हर आदमी, बच्चे, बूढ़े, सबका मसला है। पेंशन खत्म की जा रही है ना, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी मानसिकता में धर्म की राजनीति को डाल दिया जा रहा है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। तो आदमी वहां पर समाज में जो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे को लेके चलने वाला, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करके अच्छे से जिंदगी जीने का जो माहौल बनाना चाहिए था, उसके बरक्स, उसके उल्टा ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, ताकि ये आम जो समाज है, आम जनता जो है, इसमें उलझ के रह जाए और ये अपना पीछे, पर्दे के पीछे जो अपना काम करते रहे, ताकि इनका जो है ध्यान वहां नहीं रहे। और दूसरी चीज ये है कि आपके माध्यम, आप मीडिया से हैं, लेकिन ज्यादातर जो चैनल्स हैं, अभी बहुत सारे कम चैनल हैं जो सच दिखाते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, लेकिन ज्यादातर चैनल जो है, टीवी चैनल, न्यूज चैनल जो है, बिके हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के कोई ना कोई पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो अपने एजेंडा चलाते रहते हैं। वो उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको पैकेट पहुंच जाता है, उस हिसाब से वो तोती बोलते हैं, पैरेट की तरह जो होता है ना, जैसा उनको बोला जाता है कि यही करना है, बस उतना ही बोल करते हैं। तो आज जो हालात है, देश के बद से बदतर हालात है, और आने वाले वक्त में अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हमारा भी हाल जो है, जिससे श्रीलंका के अंदर हो गया था कि पब्लिक रास्ते पे आ गई थी, रोड पे आ गई थी, तो ये बहुत दिन दूर नहीं, अगर इसमें कई सही डिसीजन ना लिया गया तो वो हालात कभी भी आ सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग छोटी सी बात में रिश्ते तोड़ देते हैं या कई दिन तक फैमिली से नहीं मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस से बिल्कुल ही भी नहीं जमता है, एक दूसरे को मौका मिलते दूसरे को कब काट दें कुछ पता नहीं, आप उस चीज को कैसे देखते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या है? देखिए, ये रिश्ते जो होते हैं, कोई भी रिश्ते हो, अपने परिवार के साथ हो, अपने माँ बाप के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, खाला मामू चाची, ये जो रिश्ते होते हैं, फूफी, ये सब चीजें, समाज में ऊपर वाले ने जो है ना रिश्ते बनाए इसीलिए ताकि आप लोग हर सुख में दुख में एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। कोई अगर गलती पे जा रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको बताएं तो आप ये गलत करें। कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दें, उसको एनकरेज करें कि आप अच्छा कर रहे हो। और एक दूसरे के फंक्शंस में, एक दूसरे के घरों में जाना आना, तो इससे क्या होता है कि एक अच्छा माहौल पैदा होता है, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। पिछले कई सालों से जो है, ये जो चीजें हैं रिश्तों को बना के रखने वाली, ये पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब इसकी वजह बहुत सारी है, कोई किसी से मिलना नहीं चाह रहा, कोई किसी से पास जाना नहीं चाह रहा, सबके पास मोबाइल आ गए हैं, टीवी है, तो लोग अपना वक्त जो है वहाँ बिताना चाहते हैं। पहले ऐसा होता था कि चलो हम किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे, थोड़ा बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे, हंस बोल लेंगे, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं रहा। और कहीं ना कहीं ये जो है हमारे लिए भी बहुत अफसोसनाक बात है। तो रिश्तों को तो बनाना चाहिए, रिश्तों को बना के रखना चाहिए, मेरे हिसाब से कोशिश करनी चाहिए उसके। और आप अपने से कुछ, तो मेरे सवाल से जो आप जवाब दिए, अपने से कुछ आप जो बताएं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये चाहूंगा कि आज के हालात के अंदर हम किसी से भी ऐसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि कोई जादू से सब चीज ठीक कर दे, लेकिन जो भी लेवल पे जो इंसान है, चाहे कोई एनजीओ में काम कर रहा है, कोई एमएलए है, कोई कॉर्पोरेटर है, कोई एमपी है, कोई एनजीओ का प्रेसिडेंट है, या कोई आम आदमी है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने तुमको जो सलाहियत दी है, तुमको अंदर जो कुछ काम करने के लिए दिया है, जज्बा कौम और मिल्लत का, आप अपनी कोशिश कीजिए। जैसे आप 10 कदम चल सकते हैं तो आप 10 कदम चलिए, उसके बाद बोलिए कि मैं इतना कर सकता हूँ। आप 10 कदम चल सकते हैं, आपने 2 ही कदम चला, 3 ही कदम चला, तो वहाँ आप नाइंसाफी कर। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने हिस्से की कोशिश करिए, बाकी समाज पे छोड़िए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि आपने अपना काम किया है। तो मेरा मैसेज नौजवानों के लिए खासकर है कि नौजवानों को अपनी जो जवानी जो है, ये खराब कामों में, चरस गरज में, मूवी थिएटर में, नुक्कड़ नाके पे वेस्ट करने के बजाय
समाज को कैसा डेवलप करें, समाज के अंदर क्या मसाइल है, यानी हमारे मोहल्ले में हालात क्या है ना, तो उस पर ध्यान देते हुए उसको कैसा दूर करें, अगर इस पे कोशिश की जाए तो धीरे 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 जो है ये समाज के अंदर सुधार आएगा और एक अच्छा समाज बन के उभरेगा। मेरा तो मैसेज यही है। नहीं, आपने अभी नशा की बात की है तो ये हमारे जो मोहल्ले में इधर काफी हो रहा था, आपने उस पर भी काम किए और कंप्लेन किए, पुलिस ने भी इसमें आप लोग का साथ दिया, कैसा रहा? देखिए हम लोग कई साल से इस पे नशे पे भी काम किए थे, मगर अब ऐसा है कि नशे का कारोबार नशेड़ी को पकड़ने से नहीं होगा जी, ऊपर मतलब यहाँ बंद नहीं होगा कि हम नशेड़ी को पकड़ लिए, 2 मार दिए या उसको बोले नहीं पीने के लिए, ऐसा नहीं होगा। ये जब तक के ऊपर से जो सप्लाई है ये मालवनी के अंदर आता कहाँ से है, तो इसके अंदर सारे लोग मिले हुए, पुलिस के कुछ लोग मिले हुए, एमएलए मिला हुआ होगा, एमपी मिला हुआ होगा, कॉर्पोरेटर मिला हुआ होगा, तब जाके धड़ल्ले से नशे का कारोबार होता है। अगर ये लोग चाहें, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर इसको रोकना चाहें तो ये एक दिन में रुक जाएगा। मेन ऊपर से चैन तोड़ना पड़ेगा, जो चैन सर्कल चल रही है तो ये सबको पैकेट पहुंचा देते हैं, सब लोग अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और ये समाज में जो नौजवान की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसमें एमपी भी जिम्मेदार है, एमएलए भी जिम्मेदार है, कॉर्पोरेटर भी जिम्मेदार है, वो लोग जिम्मेदार है जो लोग ये हफ्ता लेकर जो है इनको ये नशे का जो कारोबार करने देते हैं, वो सारे लोग जिम्मेदार है। और ये लोग जो इनकी जो बद्दुआएं हैं माँ बाप की, जो बच्चे खराब हो रहे हैं, माँ बाप की बद्दुआएं जो है ना जाया नहीं जाएगी। ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, मुलविस हो रहे, पैसे लेके खा के जो समाज में गंदगी और नफरत और ये सब चीजें फैला रहे हैं, है ना, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनको आगे आने वाले इसमें देगा, इनके फैमिली पे होगा, इनके खुद पे होगा। ये देखेंगे कि भाई जिस समाज को ये खराब कर रहे हैं वही समाज जो है जवाब देगा आने वाले टाइम में। 12-12, 13-13 साल के बच्चे करेंगे तो माँ बाप के दिल में क्या बीत रही होगी? सही बात है। पढ़ाई करने वाले बच्चे, भाई माँ बाप बच्चों को पढ़ाता है, पालता है, पोसता है कि उम्मीद से कि आने वाले वक्त में मेरा बच्चा कुछ बढ़ेगा, बढ़ के कुछ काम करेगा, कुछ अच्छा बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर ये तो नहीं बन सके लेकिन एटलीस्ट कुछ जॉब करे, नौकरी करे और घर को संभाले, कुछ अपनी जिंदगी सही से करे। वो करने के बजाय वो नशे के अंदर मुलविस रहता है। सिर्फ एक आदमी सफर नहीं होता है जो नशा करता है, पूरी फैमिली, उसके माँ बाप, भाई बहन, जो लोग घर में रहते हैं उसके साथ में सारे के सारे लोग उसमें सफर होते हैं, परेशान होते हैं। वो चोरी भी करता है, घर के सामान ले जाके बेचता है, कहीं और जाके चोरी करता है, उसको पैसा नहीं मिला तो नशा करके, नशे के लिए पदार्थ खरीदने के लिए वो चोरी करता है। तो एक नहीं, समाज के अंदर एक की वजह से पूरी ये गंदगी फैलते जा रही है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है यहाँ के जो आमदार है असलम शेख साहब से, ये वो नशे का कारोबार के ऊपर कड़क जो है कार्रवाई करें, क्योंकि उनको एक पद है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो वो एक्शन ले सकते हैं पुलिस के द्वारा। जो एनसीबी है, नार्कोटिक ब्यूरो है, उनसे बात करें कि कहाँ से कारोबार आता है, ऐसा पूरा कारोबार किस तरह से चल रहा है, ये चेन सिस्टम कहाँ से, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ये काम रुकने वाला नहीं, और हमारा आगे वाला जनरेशन पूरा खराब हो जाएगा। अभी वो उसको 4 दोस्त बैठ के फिर उसमें 2 दोस्त आगे, चल भाई तू भी मार ले थोड़ा, उससे धीरे धीरे, और यही हो रहा है। हम लोग सुबह जब क्रिकेट खेलने आते देखते हैं पूरे दारू के बोतल, पता नहीं कैसे ऐसे जो, खैर हम लोग तो कभी किए नहीं तो मालूम नहीं, बस 2-3 चीज ऐसा ना पहचानते कि बहुत गलत है और नहीं हो पा रहे। तो ये हमारे अमजद भाई थे, इनसे हमने बात की है। एक बात तो यही कहना चाहूंगी, कोई घर जला रहा है और कोई दिए जला रहा है, अब ये देखना कि समाज रोशन किससे होता है। जैसे कि हमारे भाई, आप लोग इनसे बातों से पता ही चल गया हो कि भाई हमारे, इनके टीम और जो भी है दिए जला रहे हैं। जो कुछ लोग हैं जो घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, घर जलाने से रोशन नहीं होएगा, दिए जलाना पड़ेगा उनको, समाज के लिए, लोगों के लिए तो हो पाएगा। वो हमारी सरकार को करना चाहिए और उस पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, जो आप लोग देख रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके आसपास क्या हो रहा है उस चीज को करें। सिर्फ जो पॉलिटिकल वाले हैं, पुलिस वाले, खाली उनकी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। और अमजद भाई के लिए क्या करें, जितनी बात है आप लोग खुद सुन रहे हैं, जितनी तारीफ करें कम है। बस इनकी तारीफ में अगर बात क्या कहेंगे, मतलब फूलों को एक सुनाने वाली बात हो जाएगी। हम कुछ तारीफ करें तो हमारे भाई ऐसे हैं। अच्छा भाई, एक लास्ट सवाल, आप मतलब कि जी, आपको मतलब दूसरी शादी की जो हर मर्द की हसरत ख्वाहिश रहती है, आपका क्या है वो? अभी तो माशाल्लाह अच्छे खासे दिख रहे हैं, और जवानी के फोटो में इनको शेयर करूंगा आपके साथ, आप लोगों के साथ, देखना कि कितना हैंडसम थे भाई। अब बताइए, दूसरी शादी जो हर मर्द चाहता है, करता भी है, इस्लाम में भी जायज है? देखिए ऐसा नहीं है, इस्लाम में तो जायज है, लेकिन उसका ऐसा है मामला कि अगर आप पहली बीवी के साथ नाइंसाफी ना करो
और दोनों का एतदाल से रखो। जो पहली बीवी के साथ करोगे दूसरी के साथ भी उसी तरह से उसको मेंटेन कर सकते हो, इंसाफ उनके साथ कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए, दूसरी शादी करना चाहिए। और ज्यादातर लोगों के दिल में ख्वाहिशात रहती है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात अंदर दबी ही रह जाती है क्योंकि बोल ही नहीं पाते, और बोलेंगे तो फिर वो पहली वाली का भी मसला हो जाएगा, तो इसलिए शायद नहीं होता है। जैसा सभी लोग के दिल में ख्वाहिश है, मेरी भी है कि मैं मैं दूसरी शादी निकाह करूं, लेकिन मेरा कैसा है कि कोई बेवा है, कोई तलाकशुदा है, जिनके ऐसे हालात हैं, मतलब और बाखलाक लोग होते हैं, जैसा अच्छे लोग होते हैं, तो उनके साथ मेरा भी है। कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और नसीब में है आगे वाले वक्त में, तो करूँगा ज़रूर मैं दूसरी शादी। एक बात और, हमारे बीच का सवाल था लेकिन मैं ध्यान से उतर गया था। मैं कह रहा हूँ मतलब आप पेरेंट्स के बारे में, जैसे कि हम हालांकि सामने रहते बोल नहीं पाते उनसे, यहाँ से आप कुछ बोलना चाहें उनको, हिम्मत चाहिए उसके लिए सामने। पेरेंट्स का ऐसा है ना कि उसमें कुरान में, हदीस में, असलाफ में, हर जगह हमको उसके बारे में इतना चीज़ें बता दी गई है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो बात ही खत्म हो जाती है। आपको जन्नत यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपकी माँ आपसे खुश नहीं है, आपकी माँ आपसे खुश नहीं है, आपका बाप आपसे खुश नहीं है, माँ बाप खुश नहीं है आपसे, तो फिर आपके वो कोई, मेरे ख्याल से कोई काम का नहीं है, सारे के सारे ज़ाया है। आप समाज के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत नाम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है, तो ऐसा मेरी नज़र में ऐसे काम की कोई अहमियत नहीं है और कोई फायदा नहीं है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे लोगों का भी प्यार दिया, मेरे भाई बहनों का प्यार दिया, मेरे माँ बाप का प्यार दिया। आज मेरे माँ बाप मुझसे राजी हैं, खुश हैं। आप देखते होंगे कि मेरे अब्बा खुद मेरे साथ में आके बैठते हैं। मेरी माँ जो है हमेशा मेरे लिए दुआ करती, कोई ऐसी नमाज नहीं है जिसके अंदर मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ नहीं करते। तो ये जो चीज़ है, नेमत है, पैसे से आदमी अमीर नहीं होता, माँ बाप की दुआएं भी बहुत ज़्यादा उसके लिए मायने रखती है। और असल अमीरी वही है जिसके माँ बाप जो है उसके लिए, बच्चे के लिए, बेटे के लिए दुआ करे और दिल से खुश हो जाए उससे कि मेरा बेटा जो है मेरा नाम रोशन कर रहा है। यानी आज उन्होंने जो तरबियत देके मुझे समाज में भेजा है, अगर मैं समाज में अच्छा काम करता हूँ तो उसका अजर उनको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम समाज में और आने वाले वक्त में उनके लिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी, हम ऐसा काम करें कि उनके लिए सवाब जारिया बन के उभरे। औलाद होती है, औलाद जो है ना सवाब जारिया होती है। और अगर वाकई में आप अपने माँ बाप से अपने मोहब्बत करते हैं, खाली मुँह ज़बानी दावा नहीं, दिल से अगर वाकई में आप मोहब्बत करते हैं, तो आप समाज में ऐसा काम कीजिए और ऐसा ये करिए कि ताकि उनको मरने के बाद भी वो सवाब उनको मिलता रहे, सवाब जारिया रहे कि भाई मेरा जो भी अच्छा काम है, मेरे बेटे को मैंने सिखाया था, वो जो है उसके माँ बाप को तक पहुँचता है। तो ये जो माँ बाप का जो दर्जा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी बीच में कई साल पहले मैं, हमारे वालिद साहब को अचानक मैंने गले लगा लिया, और ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, आज तक मैं नहीं कर पाया हूँ। तो मैंने क्या किया था कि मैं बताता हूँ आपको, मैंने सोचा कि भाई हम तो रोज उठते बैठते माँ बाप की इज्जत कर सब कर रहे हैं, लेकिन उनको एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी है। हम अपनी, मेरी मम्मी के पास पहुंच जाता हूँ, मैं पैर पे ऐसा असर रख के लेटता हूँ, फिर वो सर पे हाथ फिराते हैं, मुझे प्यार से ये करते हैं, तो ये एक चीज होती है। मैं बीच में अभी अब्बा को गले लगा लेता हूँ, पापा को मेरे, कि पापा मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ करना, तो मुझसे खुश है ना, मुझसे कुछ ये नहीं ना, अरे नहीं बेटा बहुत। तो ये चीज जो होती है ना, उनको एक अलग फीलिंग देती है, अलग कैफियत पैदा होती है उनके अंदर। तो ये जो तोहफा हम दे सकते हैं माँ बाप को, बच्चे लोग की, इसमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप एक बार देते हो कि भाई पैसा लो, जाओ दवाई लेके आ जाओ, ऐसा नहीं। आपको ले जाके दवाई दिला के आपको घर पे रखना, उनका ख्याल रखना खुद से, वो इम्पोर्टेंट होता है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा आप लाख रुपए दे दो उनके लिए कोई मायने नहीं है, लेकिन 10 रुपए की भी आप ले जाके साथ में उनको दवाई दिलाओगे ना, वो मोहब्बत जो है वो चाहते हैं, वो उनको मिलना चाहिए। वो अंदर से खुश होते हैं ना, तो वो बहुत आदि। लेकिन आज जो मैंने माहौल देखा है कि अपने माँ बाप के साथ वो लोग इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनके लिए दुनिया में भी खराबी है और आखिरत में भी खराबी है। वो जो कि कहा गया है कि माँ बाप के सामने उफ तक नहीं करना है, और यहाँ पर माँ बाप को गालियाँ तक देते हैं बच्चे, धक्के तक देते हैं, हाथ तक उठाते हैं। नहीं करते तो आज ये आश्रम खुले हैं, कहीं के पेरेंट्स है, कहाँ से आते, करते हैं तो आते हैं ना। तो ये चीज़ है, मेरा नौजवानों के लिए, खासकर बच्चों के लिए भी यही है कि भाई अगर कुछ कमाओ ना कमाओ दुनिया में, पैसा, शोहरत, गाड़ी घोड़ा, फ्लैट आप लो ना लो, लेकिन जो है
माँ बाप की दुआ, माँ बाप की मोहब्बत आपको मिलनी चाहिए और माँ बाप आपसे राजी हो जाए। अगर माँ बाप आपसे राजी हो गए, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। क्योंकि माँ बाप नाराज हो तो अल्लाह ने खुद कहा कि मैं कैसे खुश होऊंगा, अल्लाह नाराज है आपसे। तो आप माँ बाप को राजी रखना कोशिश करें और दुआ भी करें। शुक्रिया जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।